सावधान, इस चैनल की कहानियां सुनने से आपको कहानी की लत और रातों की नींद उड़ने का खतरा है। कृपया हेडफोन लगा लें, वरना आपके घरवाले समझेंगे कि आप सच में किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। बिना ब्रेक के सुनने पर कहानी हैंगओवर की जिम्मेदारी हमारी। धीरज आरव को उस स्थान से लगभग 50 मीटर दूर ले आया जहां रितु और आदित्य थे। उसने आरव को अपनी पीठ से नीचे उतारा, लेकिन उसे अभी युद्ध में कूदने से मना कर दिया। वे दोनों एक पेड़ के तने के पीछे छिपे थे, जहां से आदित्य और रितु उन्हें देख नहीं सकते थे। धीरज ने जानबूझकर आरव को प्रशिक्षित करने के लिए ये जगह चुनी थी। तुमने इस लड़ाई में मेरा मार्गदर्शन सुनने का वादा किया था, इसलिए अब अपने उबलते खून को शांत करो और एक काय की तरह सोचना शुरू करो, धीरज ने आरव के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। धीरज की शक्ति और पकड़ के कारण आरव के लिए एक मांसपेशी हिलाना भी असंभव हो गया था। इसका मतलब क्या है? आरव ने थोड़ा चिड़चिड़े और अधीर स्वर में पूछा। पेड़ के तने के पीछे से झांकते हुए आरव देख सकता था कि रितु ने कैसे आदित्य को एक लट्ठे से बांध रखा था और उसे प्रताड़ित कर रहा था। ये दृश्य देखकर आरव के अंदर बेकाबू गुस्सा फूट पड़ा और उसका मन हुआ कि वह इसी क्षण युद्ध में कूद पड़े, चाहे अंजाम कुछ भी हो। काय की तरह लड़ने का पहला नियम है, अगर जरूरत न हो तो कभी खुद मत लड़ो। तुम्हारे पास एक प्रॉक्सी स्किल है, बस अपने शिकारियों को बुलाओ और खुद से पहले उन्हें युद्ध में भेजो, धीरज ने सुझाव दिया। आरव ने तुरंत अपने 25 पाताल जंतुओं को बुलाया और उन्हें आदित्य की रक्षा के लिए भेज दिया। पाताल जंतु तुरंत आदित्य की सहायता के लिए दौड़े, जिसे देख रितु संभावित दुश्मन का सामना करने के लिए सतर्क हो गया। जंतुओं ने रितु पर छलांग लगाए, उसके अंगों को काटने और अपने पंजों को उसके मांस में गड़ाने की कोशिश करने लगे। उनकी भारी संख्या के कारण रितु के लिए जवाबी हमला करना मुश्किल हो रहा था। रावण, आदित्य चिल्लाया, क्योंकि उसने तुरंत अपने दोस्त के शिकारियों को पहचान लिया था। आदित्य ने पागलों की तरह चारों ओर देखने की कोशिश की, अपने दोस्त का चेहरा खोजने के लिए अपनी गर्दन हर दिशा में घुमाई, लेकिन किसी कारण से वह उसे ढूंढ नहीं पाया। आखिरकार रितु ने उन कुत्तों से लड़ते हुए स्थिति को बराबरी पर लाने की कोशिश की। आदित्य की पुकार से आरव का नाम सुनकर उसने कहा, तो उस कुत्ते आरव ने मुझ पर कुत्तों के झुंड से हमला करने का फैसला किया है। कितना मौलिक विचार है। रितु ने आरव की तलाश में चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन वह भी उसे खोजने में असफल रहा। दूसरा चरण है लंबी दूरी के हमलों का उपयोग करना। अपने अग्नि अस्त्र का प्रयोग करो और उससे दूरी बनाए रखते हुए उलझो। जब तक जरूरी न हो अपनी सही स्थिति जाहिर मत करो और लगातार इधर उधर घूमते रहो, धीरज ने आरव को छूते हुए कहा। आरव ने धीरज की सलाह मानी और रितु के पीछे की ओर घूम गया, जबकि रितु कुत्तों को झटकने में व्यस्त था। एक मौका देखते ही आरव ने उसकी खुली पीठ पर हमला करने के लिए फायर ब्लास्ट मंत्र का उपयोग किया। 1200, आह, धीर दया करो, रितु चिल्लाया और गुस्से में उस दिशा की ओर मुड़ा जहां से हमला आया था, लेकिन उसे वहां फिर कोई नहीं मिला। इस बीच कुत्तों ने मौके का फायदा उठाया और उसकी टांगों की मांसपेशियों पर 2 बार काट लिया। 300 धिक्कार है। रितु एक बार फिर मुड़ा, लेकिन अब वह पूरी तरह से कुत्तों से लड़ने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह लगातार अपने आसपास हिलते पैडों या दुश्मन के घात के संकेतों की तलाश कर रहा था। इस चिंता के कारण कुत्तों से लड़ते समय उसने गलतियां करना शुरू कर दिया और उसकी एचपी तेजी से गिरने लगी। उसकी आंतरिक चोटें भी उसकी मुश्किल बढ़ा रही थीं। फायर ब्लास्ट 1339। आरव एक पेड़ पर चढ़ गया और ऊंचाई का फायदा उठाते हुए रितु के ब्लाइंड स्पॉट से हमला करके रितु की पीठ पर दूसरा शॉट मारने में सफल रहा। हैरानी की बात यह थी कि आरव अभी तक युद्ध में सामने भी नहीं आया था और फिर भी उसने रितु की 70% एचपी खत्म कर दी थी। काय की तरह लड़ना बंद करो और सामने आओ, कमीने, रितु गुस्से और निराशा में चिल्लाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आरव ने अब अंतिम वार करने का फैसला किया। उसने स्वॉर्ड इंटेंट को विंड स्लैश के साथ मिलाकर रितु की ओर एक शक्तिशाली प्रहार भेजा, जिसे रोकने के लिए रितु बमुश्किल समय पर प्रतिक्रिया दे पाया। फायर ब्लास्ट, आरव की तलवार के हमले को रोकने के कारण रितु अगले फायर ब्लास्ट को रोकने की स्थिति में नहीं था। वह सीधा उसकी छाती पर लगा, जिससे 1500 का डैमेज हुआ और रितु कालकोठरी से बाहर फिंक गया। रितु की मृत्यु के साथ ही उसका सारा लूटा हुआ सामान फर्श पर बिखर गया। पूरे युद्ध के दौरान रितु केवल 1 सेकंड के लिए आरव की झलक देख पाया था, और वह भी मरने से ठीक पहले। वह भयानक डर जो उसने अपने दिल में महसूस किया जब उसे एहसास हुआ कि वह मरने वाला है, उसने उसे लगभग पैंट गीली करने पर मजबूर कर दिया। वह अच्छी तरह जानता था कि डाककुट के सीनियर असफल कप्तानों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं।
ऋतु जानता था कि बाहर उसका भाग्य बहुत बुरा होने वाला है, उस प्रताड़ना से भी बदतर जो सोलमैन्स प्रीस्ट ने की थी। यही कारण था कि कालकोठरी के अंदर आरव के हाथों मरना उसे असल में मरने से भी बुरा लगा, क्योंकि कम से कम तब दुख हमेशा के लिए खत्म तो हो जाता। रावण, तुम आ गए, आदित्य ने कहा जब आरव अपने दोस्त को मुक्त करने के लिए उसकी ओर दौड़ा। आरव का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था जो उसके सामान्य मास्क जैसा नहीं था, लेकिन उन बेमिसाल खून जैसी लाल आंखों को देखकर आदित्य जान गया कि यह उसका अच्छा दोस्त ही हो सकता है। आरवी और माया, वे आदित्य कहना चाहता था कि वे उसकी गलती के कारण मर गए, लेकिन आरव ने बस आदित्य को गले लगा लिया ताकि उसे पता चल सके कि यह उसकी गलती नहीं थी। जब आरव ने आदित्य के पुराने शरीर को आदित्य को प्रताड़ित करते देखा तो उसे थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन पूरा इतिहास जानने के बाद उसे उस राक्षस के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी जिसने अतीत में आदित्य को आतंकित किया था। किसी भी स्थिति में आरव माया को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी व्यक्ति को रत्ती भर भी दया नहीं दिखाने वाला था। लेकिन आज एक काय की तरह लगकर और इतने शानदार परिणाम हासिल करके आरव को यह एहसास होने लगा कि उसे निश्चित रूप से कछुए तपस्वी के साथ और अधिक समय बिताने की जरूरत है। अगर वह एक सच्चे काय की तरह लेने की कला में महारत हासिल कर ले तो वह कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतर और बहुमुखी योद्धा बन सकता है। रिया अपनी आंखों के सामने रखे अंडे को बड़ी कोमलता से देख रही थी, जिस पर अब छोटी छोटी दरारें बनने लगी थी। अंदर नन्हा जीव बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहा था और अब उसे पूरी तरह से बाहर आने में बस कुछ ही घंटों की बात थी। एक ड्रैगन के लिए अंडे से निकलने का चरण उनके जीवन का सबसे कठिन समय होता है, क्योंकि ड्रैगन के अंडे का खोल इतना मजबूत होता है कि कोई भी टियर 0 लेवल 0 का प्राणी उसे तोड़ने की उम्मीद भी नहीं कर सकता। ड्रैगन का खोल इतना मजबूत होने का कारण ये था कि अंडे को तोड़ने और मुक्त होने का संघर्ष नन्हे ड्रैगन में सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स और शक्ति विकसित करने में अत्यंत सहायक होता था, जो इस प्रयास के माध्यम से अपना लेवल बढ़ाते थे। हालांकि इसकी संभावना कम थी, लेकिन 1000 में से एक ड्रैगन का बच्चा जो अपने अंडे से बाहर निकलने में सफल नहीं हो पाता था, जन्म लिए बिना ही मर जाता था। रिया ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। उसने बच्चे के जन्म से पहले ही उसके पोषण के लिए अपनी दिव्यता का एक बड़ा हिस्सा और अपनी बहुत सी शक्तियां त्याग दी थीं। उसने ब्रह्मांड के नियमों के विरुद्ध जाकर भ्रूण की क्वाय नसों को इतना सुचारू बना दिया था कि वह टियर 0 का नश्वर होते हुए भी एक अमर की क्वाय पुनर्जनन क्षमता के साथ पैदा हो। अपने चरम पर वह ब्लैक ड्रैगन कबीले की एक भयानक टियर 8 रानी थी। हालांकि अपने पति गोल्डन ड्रैगन राजा और समग्र रूप से ड्रैगन जाति के भविष्य के लिए उसने अपने बच्चे को एक सर्वोच्च अस्तित्व के रूप में पालने का निर्णय लिया। पूरा ब्रह्मांड उसके बच्चे के पीछे पड़ा था, जबकि उसकी नौकरानी नैन्सी के अलावा कोई नहीं जानता था कि उसने अंडे को दैवीय सार से पोषित किया है। फिर भी ड्रैगन राजा और ड्रैगन रानी का एक साथ आकर बच्चा पैदा करना ही लाल, सफेद और पीले जैसे अन्य कबीलों के लिए अपने आप में डरावना था। केवल इसी जानकारी के साथ अन्य कबीले लगातार उसकी गर्भावस्था की निगरानी कर रहे थे और उसके बच्चे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। रिया को इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उन्हें बच्चे की वास्तविक क्षमता के बारे में पता चला तो पूर्ण युद्ध छिड़ जाएगा। उसका बच्चा टियर 8 के दायरे से आगे निकल जाएगा और भविष्य में सर्वोच्च शासकों में से एक बनेगा और उसके साथ वह पूरे ड्रैगन जाति को एक ही राजतंत्र के तहत एकजुट करेगा। इसी सपने के लिए रिया ने अपनी शक्तियों का त्याग किया था और इसी सपने के लिए वही ये सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी कि उसका बच्चा अपनी पूरी क्षमता को पूरा करने के लिए जीवित रहे। इस बीच चिराज, आरव और आदित्य, मेरे गुरु चिराज पुराने डरपोक कछुए से मिलिए, आरव ने आदित्य को बोए कछुए से मिलवाते हुए कहा। आदित्य ने विस्मय के साथ 6 फीट लंबे कछुए की ओर देखा। उसने विनम्रता से झुककर कहा, ये बौना कछुए तपस्वी का अभिवादन करता है। अच्छा लगता है, चिराज ने आदित्य के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब चलो लड़के, मैं गुफा से बहुत देर तक दूर नहीं रह सकता, मुझे एक और की रक्षा करनी है। चिराज ने आरव को अपनी पीठ पर चलने का संकेत देते हुए कहा। मैं फिर मिलूंगा आदित्य, मैंने कछुए को अपना गुरु मानने और उनके साथ डरपोक के तरीकों को सीखने का फैसला किया है। मुझे नहीं लगता कि मैं इस कालकोठरी को अभी छोड़ पाऊंगा, भले ही यह बैटल जोन बन जाए। क्या तुम बाहर निकलते समय माया, आरवी और मेरे भाई को संदेश दे सकते हो कि मैं यहीं रुक रहा हूँ? मैं वास्तव में उन्हें ज्यादा चिंतित नहीं करना चाहता, आरव ने आदित्य से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आदित्य ये सुनकर थोड़ा हैरान था कि आरव अगले 2.5 वर्षों तक चिराज के साथ सीखने के लिए कालकोठरी के अंदर रहने की योजना बना रहा था। हालांकि आरव की एक बात जिसकी वह वास्तव में प्रशंसा करता था, वह उसका निर्णय था।
और चूंकि आरव ने चिराज को अगले 2.5 वर्षों तक इस कालकोठरी के भीतर रहने के लायक समझा था, तो उसकी अंतरात्मा ने कहा कि यह निश्चित रूप से सार्थक होगा। क्या मैं भी आपके गुरु का अनुसरण कर सकता हूँ? आदित्य ने चिराज की आंखों में उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए पूछा। क्षमा करना बालक, मैं स्कूल चलाने के व्यवसाय में नहीं हूँ। मुझ पर एक कर्ज है जिसे मुझे चुकाना है। यही एकमात्र कारण है कि मैं इस वैम्पायर को पढ़ा रहा हूँ, वरना मेरी वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं है, चिराज ने कहा। तभी आदित्य निर्णायक रूप से घुटनों के बल बैठ गया और एक मौके की भीख मांगने लगा। एक योद्धा के लिए सबसे बड़ा गौरव अगली पीढ़ी में एक मजबूत योद्धा का पोषण करना है। चूंकि आरव ने आपको अपना गुरु चुना है, मुझे यकीन है कि आप एक अत्यंत कुशल व्यक्ति हैं जिनके सामने मैं एक चींटी के समान भी नहीं हूँ। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे आपसे सीखने का एक मौका दे, क्योंकि मैं आपके नाम का गौरव और सम्मान पाऊंगा। ये छात्र की शक्ति ही है जो शिक्षक की महानता को प्रदर्शित करती है, और मेरा विश्वास करें, मैं वह सब कुछ सीखने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा जो आप मुझे सिखाएंगे। यदि आप मुझे यह मौका देते हैं तो मैं खाना बनाने, सफाई करने और वे सभी छोटे मोटे काम करने के लिए तैयार हूँ जो आप मुझसे कराना चाहते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे यह मौका दें। चिराज मुस्कुराया। वह बहुत लंबे समय तक जीवित रहा था और उसे कई प्रतिभाशाली और शक्तिशाली व्यक्तियों से अपना गुरु बनने के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन उसे कभी भी बौनो जैसी निराशाजनक जाति से कोई प्रस्ताव नहीं मिला था। तुम छोटे हो, तुम्हारे हाथ हथौड़े उठाने के लिए बने हैं न कि तलवारें। तुम्हारी कूल्हे की मांसपेशियों में इतनी गतिशीलता नहीं है कि तुम युद्ध में 15 डिग्री से ऊपर लात मार सको, और तुम्हारे पास योद्धा बनने के लिए उपयोगी कोई भी जातीय क्षमता नहीं है। एक निष्पक्ष मुक्केबाजी में तुम कभी भी किसी श्रेष्ठ जाति के प्रतिद्वंद्वी को नहीं हरा सकते। हालांकि तुम्हारी ये सभी अक्षमताएं तुम्हें डरपोक के मार्ग का अनुसरण करने के लिए एक आदर्श योद्धा बनाती हैं। मुझे ये जानने में उत्सुकता है कि एक बौना मेरी शिक्षाओं के साथ कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। लेकिन इसकी एक कीमत होगी। जब तुम प्रशिक्षण नहीं ले रहे होगे तो मुझे तुमसे घर के कामों में कड़ी मेहनत करानी होगी। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जैसा मैं कहता हूँ वैसा प्रशिक्षण नहीं लोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा, और यदि तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो भी मैं तुम्हें मार दूंगा। यदि तुम्हें ये शर्तें स्वीकार हैं तो मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, यदि नहीं तो यह विदाई है। तुम्हारे पास चुनने के लिए 5 सेकंड हैं, चिराज ने कहा। आदित्य बिना किसी संकोच के तुरंत उसकी पीठ पर चढ़ गया। उसने आज आरव के साथ कछुए से सीखने का सहज निर्णय लिया था, क्योंकि उसके अनुसार ऋतु के खिलाफ लड़ाई में वह आज जीवन के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया था, और वह अपने जीवन में फिर कभी इतना शक्तिहीन महसूस नहीं करना चाहता था, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों न हो। आदित्य भी उतना ही विस्मय में था जितना कि आरव तब हुआ था जब उसने चिराज की गुफा का निरीक्षण किया था। हालांकि आरव के विपरीत आदित्य का मुंह उन वस्तुओं को देखकर इतनी बुरी तरह खुला रह गया कि उसकी लार उसके पैरों पर टपकने लगी। क्या तुम कृपया इन गंदे नश्वर को मेरे बच्चे से दूर रख सकते हो? अगर उन्होंने मेरे बच्चे को संक्रमित किया तो मैं उन्हें भस्म कर दूंगी। रिया ने आरव और आदित्य के बारे में चिराज से शिकायत करते हुए कहा। शिकायतों के बावजूद उसकी आवाज में छिपी खुशी साफ झलक रही थी। ड्रैगन रानी इस समय बेहद उत्साहित थी, क्योंकि वह धैर्यपूर्वक देख रही थी कि उसके अंडे की दरारें चौड़ी और चौड़ी होती जा रही थीं। चलो नन्हे, लगे रहो, चिराज ने छोटे बच्चे का उत्साह बढ़ाते हुए कहा, इस उम्मीद में कि कम से कम उसका एक अंग अंडे को तोड़कर बाहर आ जाए। चिराज की गुफा हिंसक रूप से कांप उठी, जैसे कि कोई बिजली उसके ऊपर गिरी हो, जिससे पुराने कछुए द्वारा स्थापित सुरक्षा घेरा सक्रिय हो गया। बच्चे के जन्म के लिए दैवीय दंड। रानी रिया, आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्या किया है? चिराज ने चिंतित स्वर में पूछा। तभी दूसरी बिजली गुफा से टकराए। कयूं। रिया के चेहरे के भाव तुरंत गंभीर हो गए। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके नवजात बच्चे के लिए दैवीय दंड क्यों दिया जा रहा है, लेकिन वह निश्चित रूप से इसका विवरण साझा नहीं कर सकती थी। सिस्टम अधिसूचना ब्रह्मांड के नियमों के साथ ब्लैक ड्रैगन रानी रिया ने छेड़छाड़ की है, जिससे उसके बच्चे को नश्वर होते हुए भी इमॉर्टल कीवी वेन्स और पुनरुद्धार की शक्ति मिली है। इस घोर अधर्म को जन्म लेने से पहले ही खत्म करने के लिए एक सिस्टम क्वेस्ट उत्पन्न किया जा रहा है। सिस्टम क्वेस्ट ब्लैक ड्रैगन रानी के बच्चे को जन्म लेने से पहले मारें। स्थान 2,31,475 अस 2,24,24,2,93,349 डिग्री एन 5,165 अरब 46,40,48,574 डिग्री डब्ल्यू। समय सीमा 25 मिनट। इनाम 100 स्तरों के बराबर EXP।
कमरे में मौजूद हर किसी को सिस्टम नोटिफिकेशन मिला। आदित्य ने खाली निगाहों से आरव की ओर देखा और वर्तमान में लाल दिखने वाली ड्रैगन रिया की ओर इशारा करते हुए कहा, ब्लैक ड्रैगन रानी। अधर्मी बच्चा। आदित्य का मन रोने को कर रहा था। वह अभी एक बड़ी मुसीबत से निकला ही था कि दूसरी में फंस गया। चिराज विशेष रूप से सिस्टम अधिसूचना देखकर झल्ला गया। उसे यह बात पसंद नहीं आई कि उसकी गुफा का स्थान पूरे कालकोठरी में प्रसारित कर दिया गया था और अब ड्रैगन अंडे के खून का प्यासा होगा। मुझे भागना होगा, रिया ने निर्णायक रूप से कहा, क्योंकि वह जानती थी कि इस स्थान पर अधिक देर तक रुकना आत्महत्या के समान था। बिना किसी टियर की परवाह किए 100 स्तर मिलना बहुत बड़ी बात थी। ये टियर 6 के ड्रैगन्स के लिए कम से कम 50-100 साल और टियर 7 के ड्रैगन्स के लिए कम से कम 1000 साल की मेहनत के बराबर था। भले ही किसी ड्रैगन की उससे व्यक्तिगत दुश्मनी न हो, फिर भी वे ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे। धिक्कार है इस ब्रह्मांडीय रानी को, रिया ने कोसा, क्योंकि उसने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि बच्चे के जन्म के आखिरी क्षणों में उस पर ऐसी त्रासदी आएगी। कयूं, गुफा एक बार फिर हिंसक रूप से कांप उठी। चिराज ने हार मानकर आह भरी। वह जानता था कि ड्रैगन के बच्चे को जीवित रखने के लिए उसे क्या कीमत चुकानी होगी। तुम भाग नहीं सकती, नन्ही ड्रैगन। इस घर को थामे रखने वाली ढाल के बिना दैवीय दंड तुम्हारे नन्हे बच्चे को राख कर देगा, चिराज ने कहा और गुफा के एक कोने में रखे यांत्रिक औजारों के ढेर को खंगालना शुरू कर दिया, जहां से उसने जेब के आकार का एक छोटा उपकरण निकाला। रार सिस्टम अधिसूचना, आपने टियर 7 ड्रैगन की दहाड़ सुनी है। सभी स्टैट्स 50% कम हो गए हैं। आप 60 सेकंड के लिए लकवाग्रस्त हैं। आरव और आदित्य उस शक्तिशाली दहाड़ से मौके पर ही सुन्न हो गए। आरव को एहसास हुआ कि दिग्गजों की इस लड़ाई में वे कितने असहाय और कमजोर थे। ये जोरन मफार है, वह सफेद ड्रैगन कुतिया। वह मेरे बच्चे पर हमला करने का यह मौका हाथ से नहीं जाने देगी, रिया ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसने अपने बचपन की उस आवाज को पहचान लिया था। सफेद ड्रैगन और वह दोनों ड्रैगन रानी के पद के लिए तैयार की जा रही थी, लेकिन अंत में जीत रिया की हुई थी। रिया को यकीन था कि जोरन मफार युगों से उस हार को लेकर कड़वाहट पाले हुए थी, और अब जब उसे बदला लेने के साथ 700 लेवल हासिल करने का मौका मिला था, तो वह इसके लिए जी जान लगा देगी। बजट जाए यूं। सिस्टम अधिसूचना। सिस्टम अधिसूचना, एक के बाद एक शक्तिशाली ड्रैगन की दहाड़ के कारण आरव और आदित्य बार बार लकवाग्रस्त हो रहे थे। उनके चेहरे बर्फ की तरह सफेद पड़ गए थे। 17 टियर 6 ड्रैगन, 120 टियर 5 ड्रैगन और 1 टियर 7 ड्रैगन गुफा के बाहर जमा हो गए हैं। कुछ वायवंस और एक टेरोडैक्टाइल भी थे, लेकिन उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। चिराज ने सूचना दी। रिया के ड्रैगन स्केल से पसीने की बूंदें टपकने लगीं। वह जानती थी कि वह इतनी दुर्जय सेना के खिलाफ नहीं लड़ सकती। उसके बच्चे के जन्म में अभी भी 23 मिनट बाकी थे, जिसके बाद उसकी आत्मा ब्रह्मांडीय नियमों के तहत सुरक्षित हो जाती। हालांकि वह उन 23 मिनटों के बीतने से पहले उसे मरने नहीं दे सकती थी। आपने मेरे बच्चे को बचाने का वादा किया था। आप एक बुजुर्ग और अनुभवी योद्धा हैं। आपकी योजना क्या है? रिया ने चिराज से पूछा, क्योंकि वह जानती थी कि अब पुराना कछुआ ही उसकी जीवित रहने की एकमात्र उम्मीद है। इस बीच माया तो आरव वास्तव में पीली ड्रैगन मां से बच गया। आरवी ने बाहर टेलीपोर्ट किए गए छात्रों की सूची देखते हुए कहा। वह ये देखकर चौंक गई कि आरव उनमें से एक नहीं था। धिक्कार है, वह राक्षस अंदर बेचारे आदित्य को प्रताड़ित कर रहा होगा, आरवी ने अपना होंठ काटते हुए कहा। उसे उस राक्षस के हाथों मारे जाने पर गुस्सा और पछतावा हो रहा था, जिसने आदित्य को खुद के भरोसे छोड़ दिया था। आदित्य की चिंता मत करो, आरव उसे बचा लेगा, माया ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आरवी ने संदेह से पूछा, क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि आरव को आदित्य के संकट के बारे में पता भी है। मुझे यकीन है, माया ने एक पुरुष के रूप में आरव पर अटूट विश्वास जताते हुए कहा। माया के आत्मविश्वास को देखकर आरवी भावुक हो गई। उसने अपनी मुठियां भींची और सिर हिलाया। इसके अलावा हमारी अपनी समस्याएं भी हैं, माया ने आरवी को उन साथी छात्रों की याद दिलाते हुए कहा, जिन्हें उन्होंने कालकोठरी के अंदर मार दिया था और जो अब उनके खून के प्यासे होकर बाहर इंतजार कर रहे थे। आपने हमें बचाने का वादा किया था, रिया ने कहा, जबकि चिराज अंदर ही अंदर झेप गया। काय चिराज कोई भला आदमी नहीं था, वह दयावश काम नहीं करता था। यहाँ तक कि उसके घर को घेरे हुए इतने सारे ड्रैगन होने के बावजूद अगर वह चाहता तो बिना घायल हुए आसानी से भाग सकता था। आखिरकार ड्रैगन उसके पीछे नहीं थे, लेकिन वह कम भक्त सोलोथ थी जो उसने पिछली ड्रैगन रानी के सामने ली थी, जो उसे अपनी बेहतर समझ के खिलाफ माँ और बच्चे को बचाने के लिए मजबूर कर रही थी।
चिराज ने जमे हुए दोनों बच्चों की ओर देखा और उसे अपनी आंखें घुमाने का मन हुआ। उसके दोनों शिष्य केवल ड्रैगन की दहाड़ से ही पैरालाइज्ड हो गए थे। छी, नौसिखिए, चिराज ने सबसे अपमानजनक तरीके से कहा। कबूम! घर एक बार फिर थरथराया और इस बार गदगदाहट के साथ ही एक और हमला हुआ, क्योंकि कई ड्रैगन सांसें घर की सुरक्षा बैरियर से टकराईं। आरव, हालांकि हिल नहीं पा रहा था, लेकिन वह चिराज की आंखों को फुकते हुए देख सकता था। उसने देखा कि उस बोए, झुके हुए कछुए का मुखौटा उसकी आंखों के ठीक सामने चकनाचूर हो रहा था। अपनी कमबख्त आवाज नीचे रखो, तुम गंदी छिपकलियों! चिराज चिल्लाया और उसकी आदिम आवाज पूरे कालकोठरी में गूंज उठी। उसकी आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि उसने आरव और आदित्य को उनके सुन्नपन से मुक्त कर दिया, और दोनों घुटनों के बल गिर पड़े और हौंफने लगे। चिराज ने एक जोरदार पॉप की आवाज के साथ अपनी पीठ सीधी की और अपने शरीर को स्ट्रेच करना शुरू कर दिया। उसने अपनी मुठियां भींची और किसी प्रकार के मंत्र का जाप किया। धीरे धीरे उसका शरीर बड़ा और बड़ा होने लगा और मांसपेशियों की वह बनावट, जो पहले गायब थी, अब साफ दिखाई देने लगी। 20 सेकंड के बाद चिराज किसी भी योद्धा के लिए संभव चरम शारीरिक अवस्था में था। वह मांसपेशियों और त्वचा का एक ढेर लग रहा था जिसमें रत्ती भर भी चर्बी नहीं थी। उसकी त्वचा के हर कोने पर नसें उभर आई थीं और युद्ध के घाव उसके लगभग पूरे शरीर पर चमक रहे थे, जो उन सभी परीक्षाओं का प्रमाण थे जिनसे वह अपने पूरे जीवन में गुजरा था। चिराज ने अपनी इन्वेंट्री से एक चमकता हुआ काला प्राचीन कवच निकाला, जिस पर एक ऐसी भाषा में नीले रंग के रून्स उकेरे गए थे जिसे आरव नहीं समझता था। चिराज ने कवच पहना और उसी सेट के सहायक उपकरणों जैसे लेग गार्ड, आर्म गार्ड, शोल्डर पैड, नेक गार्ड और हेलमेट से लैस हो गया, जब तक कि वह एक प्राचीन कछुआ योद्धा की तरह नहीं दिखने लगा। वह अब कहीं से भी बूढ़ा काय नहीं लग रहा था। अब बच्चों, काय के मार्ग में जो मैं करने जा रहा हूं वह बिल्कुल अंतिम उपाय है। ये शर्मनाक है कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई है, लेकिन इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे लंबे समय से संदेह था कि ये दिन आ सकता है, और इसीलिए मैं पिछले 800 वर्षों से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो यहाँ आज का कायरता का सबक है। लड़ाई अंतिम उपाय है, लेकिन अगर तुम्हें लड़ना ही पड़े तो उसके लिए 800 साल तक तैयारी करो। चिराज ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ते हुए कहा और सुरक्षा बैरियर को निष्क्रिय कर दिया। चिराज आकाश में तैरते दर्जनों शक्तिशाली ड्रैगन के सामने खड़ा हो गया। उसने जल्दी से पूरे आसमान को स्कैन किया और हर एक ड्रैगन से आंख मिलाए। अंत में उसकी नज़र टियर 7 के ड्रैगन पर जाकर टिकी। चिराज के शरीर पर अनगिनत इंस्पेक्शन स्पेल गिरे, लेकिन एक भी ड्रैगन उस बोए कछुए के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हुआ। एक ऐसा तथ्य जिसने उस समूह को थोड़ा घबरा दिया। कछुए, क्या तुम शक्तिशाली ड्रैगन का विरोध करना चाहते हो? टियर 7 के ड्रैगन जोरनुमफार ने चिराज को भागने का मौका देते हुए कहा। तुम सभी माएँ हो, यहाँ मौजूद हर कोई एक बच्चे को खोने के दर्द को समझता है। अपनी नैतिकता की खातिर ड्रैगन रानी के बच्चे को जीवित रहने दो। चिराज ने ड्रैगन के झुंड को स्वार्थी सिस्टम क्वेस्ट का पालन न करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए कहा। उसका बच्चा पैदा होने दो और फिर क्या, हमेशा के लिए ब्लैक ड्रैगन कबीले के गुलाम बन जाएं। उसका बच्चा इमॉर्टल वेन्स के साथ पैदा होगा, उसका उदय अजेय होगा। चूंकि हम सभी माएँ हैं और अपने अगले ड्रैगन राजा को पालने की उम्मीद करती हैं, इसीलिए हमें आज उसके बच्चे को मारना होगा, क्योंकि हमारे बच्चों में से कौन उसके खून का मुकाबला कर सकता है। भले ही मैं पूरी जिंदगी रिया के बाद दूसरी पसंद बनी रही, लेकिन मेरा बेटा उसके बेटे के सामने कभी कमतर नहीं रहेगा। जोरनुमफार ने कहा और अन्य ड्रैगन माताएं उससे सहमत थीं। जोरनुमफार ने अपनी दिव्य ऊर्जा को जलाना शुरू कर दिया क्योंकि वह चिराज पर एक दिव्य फायर ब्लास्ट छोड़ने की तैयारी कर रही थी। उधर बोए कछुए ने भी अपनी दिव्य ऊर्जा को जलाना शुरू किया और एक अज्ञात मंत्र तैयार करने लगा। ड्रैगन इन्फर्नो, एक टियर 7 का मंत्र जो चंद्रमा जैसे पूरे ग्रह के एक छोर से दूसरे छोर तक छेद करने में सक्षम था, चिराज की ओर छोड़ा गया। हमले की गर्मी से नीचे की वनस्पति तुरंत वाष्पित हो गई, बावजूद इसके कि हमला एक केंद्रित किरण के रूप में था। बहुत अच्छा, मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। चिराज ने अपने स्वयं के एक स्थानिक मंत्र का उपयोग करके आने वाले हमले का मुकाबला करते हुए कहा। स्पेस बस्टर, चिराज और जोरनुमफार के बीचों बीच एक स्थानिक पोर्टल खुला। जोरनुमफार का पूरा हमला उस मंत्र द्वारा निगल लिया गया और इसके ठीक बाद उसके सिर के सामने एक दूसरा पोर्टल खुला, जिससे वह हमला सीधे वापस उसी की ओर चला गया। रोयार, जोरनुमफार ने सहज रूप से हॉर्डन का उपयोग किया, ठीक उसी क्षण जब वह मंत्र उसके शरीर से टकराया, जिससे उसके स्केल्स की सुरक्षा थोड़ी बढ़ गई। 12,30,340।
जोरनुमफार का एचपी बार भारी भरकम 40% तक कम हो गया और वह ड्रैगन आसमान से गिरकर नीचे जमीन पर दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए मजबूर हो गया। आरव, जो चिराज के घर के कोने के पीछे छिपकर इस लड़ाई को देख रहा था, पूरी तरह से स्तब्ध था। स्पेस बस्टर उसके भाई का हमला करने वाला मंत्र था, हालांकि यह चिराज द्वारा उपयोग किए गए संस्करण की तुलना में कम शक्तिशाली था। वह जितना अधिक चिराज को जान रहा था, उसे उतना ही महसूस हो रहा था कि अगर चिराज काय न होता तो वह बिल्कुल उसके भाई जैसा योद्धा होता। चिराज ने आरव को झांकते हुए देखा और कहा, ध्यान से देखो लड़के, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक दिव्य अस्त्र की असली ताकत दिखाऊंगा। चलो, मैं तुम्हें एक असली अस्त्र की शक्ति दिखाता हूँ, चिराज ने कहा और उसने वह छोटा सा उपकरण निकाला जो उसे पहले अपने घर में कबाड़ के ढेर के बीच मिला था। यह एक छोटा सा यंत्र था जिस पर एक बटन लगा था। जैसे ही चिराज ने उसे दबाया, कालकोठरी में अचानक तूफानी स्तर की तेज हवाएं चलने लगीं। चिराज की झोपड़ी को छोड़कर, जो आश्चर्यजनक रूप से वायुगतिकीय रूप से बनाई गई थी और ऐसी जगह स्थित थी कि बाहर के तूफान से अप्रभावित थी, बाकी सब कुछ मूसलाधार हवाओं की चपेट में आ गया। हजारों साल पुराने पेड़ अपनी मिट्टी से उखड़ गए और यहाँ तक कि टियर 6 के ड्रैगन भी हवाओं में बहने से बचने के लिए अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करने लगे। इसी क्षण चिराज ने अपने पैर जमीन में मजबूती से जमा लिए और उसका शरीर नीली आभा के साथ चमकने लगा। वायु अस्त्र, आरव के दिमाग में नोवा चिल्लाया। पुराना आई अच्छी तरह जानता था कि चिराज किस हथियार का उपयोग कर रहा था। ये वायु अस्त्र था, आरव द्वारा उपयोग किए जाने वाले अग्नि अस्त्र का पवन समकक्ष, जो पवन के आदिदेव की आत्मा से बनाया गया था, पूरी तरह से एक टियर 8 का हथियार। ड्रैगनों ने चिराज पर निशाना साधने की कोशिश की और कुछ ने तो ड्रैगन ब्रीथ से हमला करने का प्रयास भी किया, लेकिन सब व्यर्थ रहा। हवाएं इतनी तेज थीं कि वे निशाना नहीं लगा पा रहे थे। आरव देख सकता था कि चिराज का ऊर्जा स्तर बढ़ रहा था और उसके कवच पर उकेरे गए रूम्स और अधिक चमकने लगे थे। जल्द ही आरव अपनी नग्न आंखों से चिराज को देख भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी दीप्तिमान देह को देखना उसे अंधा कर सकता था। तभी आरव ने चिराज की शक्तिशाली आवाज को पूरे कालकोठरी में गूंजते हुए सुना। विनाशकारी चाल, पवन देव का प्रकोप, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे ही नोवा ने ये कहा, हवा का एक झोंका आरव की ओर इतनी ताकत से आया कि वह घर की दीवार से जा टकराया और पूरी तरह से बेदम हो गया। आरव सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़े अब आसपास से हवा खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं रहे। अपने जीवन में पहली बार आरव ने अपने फेफड़ों की मांसपेशियों पर इतना खिंचाव महसूस किया। यह उसके लिए एक बेहद डरावना एहसास था, क्योंकि 1 मिनट तक संघर्ष करने के बाद भी वह हवा का एक घूंट भी अंदर नहीं खींच पा रहा था। जल्द ही उसे ऑक्सीजन की कमी के प्रभाव महसूस होने लगे और उसकी आंखों के सामने काले धब्बे नाचने लगे। हालांकि आरव अगर तैयार होता तो 6-7 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता था, लेकिन दीवार से टकराकर बेदम होने और बिना किसी पूर्व तैयारी के वह अब और सांस नहीं रोक पा रहा था। आरव अपने घुटनों के बल गिर पड़ा और जितनी हो सके उतनी हवा बचाने की कोशिश करने लगा। उसने महसूस किया कि उसके फेफड़े और छाती की मांसपेशियां अत्यधिक खिंचाव के कारण हिंसक रूप से कांप रही थीं। ठीक उसी क्षण बाहर का तूफान अचानक शांत हो गया और आरव के फेफड़ों में हवा वापस लौट आई। हौंफते हुए सांस लेना, आरव ने हवा अंदर खींची, जिससे उसके शरीर को बड़ी राहत मिली। हौंफते और संघर्ष करते हुए भी वही देखने के लिए गुफा के प्रवेश द्वार की ओर रेंगता हुआ गया कि बाहर क्या हो रहा है। जब आरव प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि झुका हुआ बूढ़ा चिराज प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने ढीला ढाला कवच और हेलमेट पहन रखा था और वह शांति से उस तबाही को देख रहा था जो उसने अभी अभी मचाई थी। जब उसने आरव को देखा तो उस कछुए ने कहा, उन मूसलाधार हवाओं को पैदा करने के लिए मुझे विंडस्टोन इकट्ठा करने और एक पवन शक्ति से चलने वाली संरचना बनाने में 5 साल लगे जिसे रिमोट से सक्रिय किया जा सके। एक संरचना ने इतनी हवा छोड़ी जो एक छोटा तूफान पैदा करने में सक्षम थी। पिछले 800 वर्षों में मैंने ऐसी 160 संरचनाएं बनाई जिन्हें मैंने आज इस छोटे से रिमोट का उपयोग करके एक साथ सक्रिय कर दिया। हालांकि हमारे चारों ओर हवा है, लेकिन वायु अस्त्र के साथ अशांत हवा को नियंत्रित करना स्थिर हवा में हेरफेर करने से कहीं अधिक आसान है। एक बार जब तूफान बन गया और हवाएं काफी हिंसक हो गईं, तो बस टियर 7 के विनाशकारी कौशल पवन देव का प्रकोप का उपयोग करना था। वायु अस्त्र द्वारा पवन आधारित कौशल के लिए 100 गुना शक्ति प्रवर्धन के साथ ये टियर 8 के शक्ति स्तर तक पहुंच गया। हमारे दरवाजे पर खड़े हुए बेचारे ड्रैगन कभी टिक ही नहीं सकते थे मेरे बच्चे, और यही एकमात्र कारण है कि मैं लेने के लिए बाहर आया। क्योंकि काया होने का नियम नंबर 1 और सबसे
महत्वपूर्ण नियम है, कभी भी ऐसी लड़ाई शुरू मत करो जिसे तुम खत्म न कर सको। आरव ने चिराज के शब्दों को स्पष्ट रूप से सुना और उसने कछुए के पीछे झांककर ड्रैगनों को देखा। आरव के दिमाग में ड्रैगन एक शक्तिशाली जाति थी, ऐसे जीव जिनके शल्क इतने मोटे होते थे कि सबसे शक्तिशाली तीर भी उन्हें छेद नहीं सकते थे। एक ऐसी जाति जिसे असामान्य रूप से उच्च रक्षा, सहन शक्ति और हुई आंकड़ों का वरदान प्राप्त था कि वे देवदूत जाति को भी अपनी बराबरी का समझने की हिम्मत करते थे। हालांकि आज चिराज के हमले के बाद ड्रैगनों की हालत देखकर आरव का विश्व दृष्टिकोण पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उनके टीर के बावजूद सबसे शक्तिशाली से लेकर सबसे कमजोर तक वे सब कुचले हुए मांस और टूटी हुई हड्डियों के ढेर में बदल गए थे। जहां तक नजर जा सकती थी, एक भी विरोधी जीवित नहीं बचा था। एक भी ड्रैगन हवा में नहीं तैर रहा था और न ही एक भी पेड़ जमीन पर खड़ा था। हालांकि ये सबसे भयानक हिस्सा नहीं था। सबसे भयानक बात यह थी कि तबाही के बाद एक भी शव पहचानने योग्य नहीं था। हड्डियां, मांस, आंतरिक अंग और शल्क पूरे मैदान में बिखरे हुए थे। सफेद, लाल, नीला, पीला, काला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ड्रैगन किस जाति का था। वे सब मौत से भी बदतर स्थिति में थे और उनके अंदरूनी अंगों में फर्क करना असंभव था। यह एक अस्त्र की असली ताकत है बच्चे, और जबकि मेरा केवल टियर 8 का खजाना है, तुम्हारा तो पूरी तरह से टियर 9 का है। अगर तुम इसकी शक्ति में महारत हासिल कर लेते हो तो एक दिन तुम भी ऐसा कर सकोगे, चिराज ने कहा। ये शब्द सुनकर आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। एक दिन वह भी ऐसा कर सकेगा। भारी कदमों के साथ चिराज गुफा में वापस आया, जबकि रिया ने उसे सम्मान भरी नजरों से देखा जिसका वह हकदार था। मैं अब इसके लिए बहुत बूढ़ा होता जा रहा हूँ, चिराज ने कहा और अपना कवच उतारकर उसे वापस इन्वेंट्री में रख दिया, फिर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। सिस्टम मिशन खत्म होने में अभी 5 मिनट बाकी थे और आरव ने अंदाजा लगाया कि यह समय बच्चे के जन्म के समय के साथ मेल खाएगा। जब मिशन खत्म होने में केवल 3 मिनट बचे थे, तब ड्रैगन के बच्चे का पहला अंग आखिरकार अंडे से बाहर निकला। आरव ने देखा कि अंडे से एक छोटा सा प्यारा सा काला पैर बाहर आ रहा था, लेकिन किसी कारण से वह खून से लथपथ था। शुरुआत में आरव को लगा कि शायद इंसानी बच्चे भी जन्म के समय खून से ढके होते हैं, लेकिन जब उसने रिया को घबराते हुए देखा तो उसे एहसास हुआ कि ड्रैगनों के साथ ऐसा नहीं होता। खून की महक आरव की नाक तक पहुंची और उसने सहज रूप से अपने नुकीले दांत थोड़े बाहर निकाल लिए। यह आरव द्वारा सूंघी गई अब तक की सबसे मीठी गंध थी। इसमें से एक ऐसी समृद्ध खुशबू आ रही थी जिसने आरव को महसूस कराया कि वह युगों से भूखा था। आरव ने अपनी आदिम प्रवृत्तियों को रोकने की पूरी कोशिश की ताकि वह उस पर झपट्टा न मार दे। उसने अपनी लार को होंठों से बाहर निकलने से रोकने के लिए बड़ी मुश्किल से खुद पर नियंत्रण पाया। पिछले कुछ महीनों में आरव अपनी आदिम इच्छाओं को नियंत्रित करने में बहुत बेहतर हो गया था। हालांकि अगर यह 6 महीने पहले की बात होती तो शायद वह बच्चे को जिंदा चबाने के लिए कूद गया होता और रिया के हाथों मारा गया होता। जल्द ही दूसरा अंग बाहर आया। इस बार सुनहरे रंग की पूंछ थी, लेकिन वह भी जख्मी थी और उसमें से खून बह रहा था, जैसे बच्चे की कोमल त्वचा को तेज चाकुओं से काट दिया गया हो। इतना खून नहीं बहना चाहिए, मेरे नन्हे बच्चे को क्या हो रहा है, रिया ने कहा। अपने बच्चे को दर्द और कष्ट में देखकर उसकी ममता उसे पागल कर रही थी। चिराज अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा है। ये यूनिवर्सल क्वीन की चाल थी। हालांकि धोखाधड़ी का कोई स्पष्ट सबूत नहीं था, लेकिन चिराज को पता था कि यह पर्दे के पीछे खेल रही सर्व नियंत्रक आई की साजिश थी। एक छोटे से बच्चे के लिए अपनी निष्पक्षता को दांव पर लगा दिया। कितनी महान हो तुम, चिराज ने मन ही मन सोचा और एक बच्चे की जान लेने की रानी की ओछी कोशिश पर उसे हंसी आ गई। हालांकि चिराज पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, लेकिन उसे यूनिवर्सल क्वीन द्वारा सभी देवताओं के अंदर टियर 6 तक पहुंचने पर एक आई स्थापित करना पसंद नहीं था। सभी नए देवता अपने अंदर यूनिवर्सल क्वीन द्वारा स्थापित आई के साथ बड़े होते थे, और जबकि किसी भी देवता द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने का कोई मौखिक उदाहरण नहीं था, चिराज अच्छी तरह जानता था कि अगर कोई गड़बड़ी होती भी तो कोई भी देवता रिपोर्ट करने के लिए जीवित नहीं बचता। यूनिवर्सल क्वीन के युग से पहले देवत्व प्राप्त करने के कारण चिराज उन अंतिम देवताओं में से एक था जिसके पास उसकी हर सोच और क्रिया की निगरानी करने वाली कोई आई नहीं थी। यह एक ऐसी निजता थी जो नए देवताओं को नसीब नहीं थी। अंत में जब बच्चे का सिर बाहर निकला तो रिया ने उसकी मासूम आंखों को अपनी आंखों में झांकते हुए देखा। उस एक सेकंड में उसने बच्चे के साथ एक असीम प्रेम और बंधन महसूस किया। हालांकि उसका सिर भी चोटों से भरा था और आरव को शक था कि वह हर सेकंड अपनी एचपी खो रही थी।
सिर बाहर आने के बाद रिया ने सावधानी से बाकी अंडे को शरीर के चारों ओर से हटा दिया और बच्चे को अपनी नाक के पास ले आई। बधाई हो, यह एक लड़की है, चिराज ने कहा, जिसकी पहली नज़र बच्चे की सलामती के बजाय उसके लिंग पर गई थी। बच्चा पूरी तरह से काला था, सिवाय उसकी पूंछ के, जो सुनहरे रंग की थी। वह एक विशेष रूप से सुंदर ड्रैगन बच्ची थी जिसके नैन नक्श राजसी थे। अपने शरीर पर कई घाव होने के बावजूद वह न तो रोई और न ही तड़पी, बल्कि अपनी मां से प्यार से चिपक गई। सिस्टम अधिसूचना ड्रैगन क्वीन रिया ने प्राकृतिक व्यवस्था में हस्तक्षेप किया है और जबरन घृणित वस्तु को उसके कवच से बाहर निकाला है। इसके दंड स्वरूप बच्चे का दिल रोक दिया जाएगा और उसके जन्म को असफल श्रेणी में रखा जाएगा, इसलिए उसे सिस्टम कानूनों के तहत सुरक्षा नहीं मिलेगी। सिस्टम अधिसूचना ने रिया को बताया कि उसके बच्चे का दिल रुक जाएगा और तुरंत बाद बच्चे की आंखें बंद हो गईं। बच्चा, रिया ने धीरे से उसे हिलाते हुए पूछा, ये देखने की कोशिश की कि क्या वह अपनी आंखें खोलती है, लेकिन सब व्यर्थ था। रिया के चेहरे के भाव 5 सेकंड के भीतर सदमे से शून्य, फिर गुस्से और फिर शुद्ध पागलपन में बदल गए। कमीनी, मैं इस ब्रह्मांड को तहस नहस कर दूंगी। तूने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? मेरा बच्चा मुझे वापस दे, ये ब्रह्मांड के सिद्धांतों के खिलाफ है। रिया पूर्ण पागलपन में चिल्लाए। वह इसी समय ब्रह्मांड के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थी क्योंकि उसका दुख असहनीय लग रहा था। बच्चे का जन्म सुरक्षित रूप से हो गया था। ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार रानी को इसके जन्म को स्वीकार करना चाहिए था और इसे एक खिलाड़ी के रूप में मान्यता देनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण से उसने ऐसा नहीं किया। यूनिवर्सल क्वीन निष्पक्ष थी, उतनी ही निष्पक्ष जितनी उसकी सीमाएं उसे अनुमति देती थीं। वह ब्रह्मांड की न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद का मिश्रण थी। न्यायाधीश के रूप में वह नागरिकों को छोटे से लेकर बड़े अपराधों के लिए दंडित कर सकती थी। हालांकि वह किसी निर्दोष पर झूठा आरोप नहीं लगा सकती थी क्योंकि उसके शासी नियम उसे ऐसा करने से रोकते थे, लेकिन वह उन अपराधियों के लिए सजा को और कठोर बना सकती थी जिन्हें वह पसंद नहीं करती थी। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर स्ट्रीट लाइट तोड़ने की सजा न्यायाधीश के मूड के आधार पर एक छोटे जुर्माने से लेकर 3 साल की जेल तक हो सकती थी, वही बात यूनिवर्सल क्वीन पर भी लागू होती थी। जैसे स्ट्रीट लाइट तोड़ने के 99% मामले कभी अदालत नहीं जाते और जो जाते भी हैं उनमें छोटा जुर्माना होता है, वैसे ही प्राकृतिक जन्म में हस्तक्षेप करना ब्रह्मांड के नियमों के अनुसार दंडनीय अपराध था। चाहे कोई भी जाति हो, बच्चे के जन्म में हस्तक्षेप करना ब्रह्मांडीय कानून के तहत अपराध था और इसीलिए कानूनन यूनिवर्सल क्वीन को उसे दंडित करने की अनुमति थी। लेकिन सजा के तौर पर उसके बच्चे की जान ले लेना यूनिवर्सल क्वीन द्वारा किया गया अब तक का सबसे ओछा काम था। बेशक यूनिवर्सल क्वीन के पास ऐसा करने के अपने कारण थे, क्योंकि भले ही वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी, लेकिन यूनिवर्सल क्वीन वास्तव में एक टियर 0 के बच्चे से डरी हुई थी, क्योंकि जन्म के समय उस बच्चे का कोई आंका अनंत था और यह मर गया। खैर, जब तक जीवित रहा वे 2 सेकंड अच्छे थे, चिराज ने बच्चे को अलविदा कहते हुए कहा। आरव नहीं जानता था क्यों, लेकिन उस ड्रैगन बच्चे को इस तरह मरते देख उसे बहुत दुख हुआ। वह मां रिया के दर्द को महसूस कर सकता था। हालांकि वह इस बात का कोई विशेषज्ञ नहीं था कि पर्दे के पीछे क्या राजनीति चल रही थी, लेकिन वह देख सकता था कि अंडे का छिलका ही बच्चे की चोटों का कारण था। छिलका किसी कारण से असामान्य रूप से सख्त था, जिससे बाहर निकलने के संघर्ष में बच्चे के शरीर पर कट लग गए थे और नील पट गए थे। आरव यह नहीं जानता था कि यह यूनिवर्सल क्वीन थी जिसने बिना किसी को भनक लगे अंडे के छिलके को अतिरिक्त सख्त बनाने के लिए तार खींचे थे। जब आरव ने आदित्य की ओर देखा तो वह आदमी अपने पेट को ऐसे सहला रहा था जैसे वह खुद गर्भवती हो और उसकी आंखों से असली आंसू बह रहे थे। आदित्य का व्यवहार देखकर आरव की भौहें फदक उठी। वह जानता था कि आदित्य को अपने ड्रैगन अंडे से कितना लगाव था और आज का ये दृश्य उस भावुक आदित्य पर गहरा प्रभाव डालने वाला था। मुझे आपके नुकसान के लिए बहुत दुख है मम्मा, आदित्य ने एक अस्पष्ट आवाज में कहा। उसके आंसू गालों से बहकर फर्श पर गिर रहे थे। रिया को आदित्य की सहानुभूति से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी आंखें बेताबी से चिराज की ओर मुड़ी। अपने राजसी अस्तित्व में पहली बार ड्रैगन क्वीन किसी जीवित प्राणी के सामने दंडवत हो गई। वह चिराज के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मेरे बच्चे को बचा लो बोए तपस्वी, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रिया के लिए ऐसा करना बेहद कठिन था। ड्रैगन जाति का गौरव उन्हें किसी के सामने झुकने की अनुमति नहीं देता। एक ड्रैगन घुटने टेकने के बजाय मरना पसंद करेगा, और वह तो कोई साधारण ड्रैगन नहीं बल्कि सभी ड्रैगनों की रानी थी। रिया की इस प्रार्थना ने किसी भी सहृदय व्यक्ति को झकझोर दिया होता, लेकिन वह पुराना काया एक गणनात्मक व्यक्ति था।
वह बच्चे को तब तक नहीं बचाना चाहता था जब तक कि इसमें उसका अपना कोई स्वार्थ न हो। कृपया, रिया ने कहा। उसकी आवाज़ फटने लगी और गला रुंध गया। वह अपने बर्दाश्त की सीमा पर पहुंच चुकी थी। या तो इसी सेकंड उसका बच्चा बच जाता या उसका दिमाग हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाता। तुम्हारे बच्चे को बचाने में तुम्हारी मदद करने के बदले मुझे ड्रैगन क्वीन से 2 एहसान चाहिए जिन्हें तुम मना नहीं करोगी। इसे सिस्टम अनुबंध के साथ शपथ लेकर कहो और मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। चिराज ने रोती हुई रानी की ओर आशा की एक किरण फेंकते हुए कहा। रिया की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उसने तुरंत शपथ ली। मैं यूनिवर्सल क्वीन को गवाह मानकर अपनी आत्मा की शपथ लेती हूँ कि यदि मेरा बच्चा बच जाता है तो मैं अमर चिराज की ऋणी रहूंगी और उसे 2 ऐसे एहसान दूंगी जिन्हें मैं मना नहीं करूंगी। आत्मा की शपथ ले ली गई और चिराज ने गहरी आवाज में हूँ हाँ की। आरव, जो चिराज को एक बेशर्म इंसान समझ रहा था, जो साधन होने के बावजूद एक रोती हुई माँ की मदद नहीं कर रहा था, उस बोए कछुए को तुम एक कमीने हो वाली नजरों से घूर ही रहा था कि तभी चिराज ने कहा, ठीक है बच्चे, अब तुम्हारे काम पर लगने का समय आ गया है और जल्दी करो। आरव ने कमरे में चारों ओर देखा और सोचा कि चिराज किसकी ओर इशारा कर रहा है, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि वह खुद ही था। मैं, आरव ने पूछा। यह, रिया ने पूछा। दोनों ने एक साथ पूछा और चिराज ने दोनों को पुष्टि देने के लिए सिर हिलाया कि हाँ, वास्तव में आरव को ही बच्चे को बचाना था। दिल रुकने के बाद ड्रैगन का दिमाग लगभग 2 मिनट तक काम करता है और यह मरने वाला पहला अंग होता है। इसलिए हमारे पास इसके ब्रेन डेड होने से पहले लगभग 40 सेकंड बचे हैं, जिसके बाद खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन तुम्हारी रक्त हेरफेर क्षमता के साथ हम इसके शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह जारी रख सकते हैं, भले ही इसका दिल काम न कर रहा हो, चिराज ने कहा। आरव की आंखें अविश्वसनीयता से फटी रह गईं। उसने बच्चे को जीवित रखने के इस तरीके के बारे में सोचा भी नहीं था। काम पर लग जाओ लग के, वरना, रिया ने गुस्से में अपना वाक्य शुरू किया, लेकिन बीच में ही टूट गई क्योंकि उसे एहसास हुआ कि आरव पर उसका कोई दबाव नहीं है और केवल वही उसके बच्चे को बचा सकता है। कृपया मेरे बच्चे को बचा लो, मैं विनती। इससे पहले कि ड्रैगन क्वीन उससे भीख मांगती, आरव तेजी से बच्चे के शरीर के पास पहुंचा और उसके अंदर की रक्तवाहिकाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, चिंता मत कीजिए मैडम, भले ही यह मुझे अपन बना दे, मैं आपके बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। आरव उस बच्चे को बचाना चाहता था, किसी लाभ या एहसान के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि एक प्यारे बच्चे को जन्म के समय मरते देख उसका दिल सचमुच तड़प उठा था, जबकि उसे बचाया जा सकता था। आरव बच्चे के पास गया और खून की गंध उसकी नाक में इतनी तेज पहुंची कि उसकी आदिम प्रवृत्ति हावी होने की कोशिश करने लगी। हालांकि आरव ने न केवल उस इच्छा को दबा दिया, बल्कि गुस्से के साथ उसे कुचल दिया और एक स्पष्ट दिमाग के साथ अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया। आरव ने मृत बच्चे की छाती पर अपना हाथ रखा। उसने उसके दिल में जमे हुए रक्त के द्रव्यमान को महसूस किया और अपने कौशल रक्त हेरफेर का उपयोग करके उसे धमनियों के माध्यम से पंप करना शुरू कर दिया। पहले 10 सेकंड आरव को अंदाजा नहीं था कि दिल से निकलने वाले रक्त का पूरा चक्र पूरा करने के लिए उसे कितनी ताकत लगानी होगी, लेकिन जब पंप किया गया रक्त नसों के माध्यम से वापस दिल में नहीं आया, तो वह समझ गया कि उसे और जोर लगाना होगा। आरव ने धीरे धीरे रक्त पंप करने की तीव्रता बढ़ाई और उसके माथे पर पसीने की बूंदें बनने लगी। वह अपने जीवन में कभी भी किसी काम पर इतना केंद्रित नहीं था जितना आज था। उसने बच्चे के शरीर के अंदर हर एक बारीक नस तक रक्त पहुंचते हुए महसूस किया। जल्द ही नसों के जरिए पहला रक्त वापस दिल तक पहुंचा। आरव को एहसास हुआ कि वह बच्चे के शरीर में सामान्य रक्तचाप बनाए रखने के लिए गति को थोड़ा और बढ़ा सकता है। आरव की सहनशक्ति पागलों की तरह खत्म हो रही थी। केवल 20 सेकंड की मेहनत में उसका बार 5% नीचे गिर गया था। हालांकि आरव को इस समय उसकी परवाह नहीं थी, उसका पूरा ध्यान बच्चे को बचाने पर था। पूरे ब्रह्मांड में रक्त हेरफेर की क्षमता वाली एकमात्र जाति आरव की प्राइमोर्डियल वैम्पायर वंशावली थी, और चूंकि वह एकमात्र जीवित प्राइमोर्डियल वैम्पायर था, इसलिए ये कहा जा सकता था कि यह नियति ही थी कि वह बच्चे के जन्म के समय रिया के साथ उसी कमरे में मौजूद था, क्योंकि उसके बिना टिया 8 का कोई अमर भी उस बच्चे को बचाने की क्षमता नहीं रखता था। जैसे ही आरव ने रक्त का 20वां चक्र पूरा किया, उसे एहसास हुआ कि बच्चे को ऑक्सीजन की भी जरूरत है। रक्त गाढ़ा होता जा रहा था और हर चक्र के बाद उसे पंप करना थोड़ा और कठिन होता जा रहा था, एक ऐसी समस्या जिसका समाधान उसे पता नहीं था। हवा, इसे हवा चाहिए, आरव ने कहा। तभी चिराज ने शांति से उसकी पीठ थपथपाए और कहा, अगर इसे हवा चाहिए तो तुम इसके मुंह में हवा फूंको। आरव ने कामना की कि काश वह इस समय पृथ्वी पर होता,
क्योंकि पृथ्वी पर वे बेहतरीन चिकित्सा मशीनें थीं जो फेफड़े खराब होने की स्थिति में शरीर को जीवित रखने में मदद कर सकती थी। लेकिन चूंकि चिराज की गुफा में ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं था, इसलिए आरव को अपने मुंह से एक गहरी सांस लेनी पड़ी और बच्चे के मुंह में हवा भरनी पड़ी। साथ ही उसे लगातार रक्त हेरफेर पर भी ध्यान केंद्रित करना था। जैसे ही आरव ने बच्चे के फेफड़ों में हवा फूंकी, उसे जल्द ही एहसास हुआ कि टीयर 0 के ड्रैगन बच्चे के फेफड़ों को मुश्किल से 50% भरने के लिए भी उसके टीयर 2 के फेफड़ों को अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी, जबकि हर 2 रक्त चक्रों के बाद हवा को बाहर खींचना और भी कठिन था। आरव सिर से पैर तक पसीने में तरबतर हो गया, क्योंकि उसने बच्चे के फेफड़ों में हवा भरने, रक्त प्रवाह प्रदान करने और 2 चक्रों के बाद फेफड़ों से हवा निकालने और फिर से ताजी हवा फूंकने की प्रक्रिया जारी रखी। आरव बच्चे के लिए एक जीवित, चलता फिरता वेंटिलेटर बन गया था, जो बच्चे को किसी तरह पुनर्जीवित करने के लिए अपनी खुद की सहनशक्ति को आग में जलते कागज की तरह खर्च कर रहा था। चिराज, जो स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा था, आरव की लगभग 2 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद मुस्कुराया। उसने देखा कि बच्चे के फेफड़ों ने आरव की मदद के बिना ही थोड़ी मात्रा में हवा लेना और छोड़ना शुरू कर दिया था, जिसका अर्थ था कि जीवित रहने की अवचेतन वृत्ति वापस आने लगी थी। चिराज ने यह भी देखा कि बच्चे के कट और घावों से थोड़ी मात्रा में खून निकल रहा था। हालांकि आरव को अपने रक्त हेरफेर कौशल के साथ ऐसा करना चाहिए था कि बच्चा खून न बहाए, लेकिन चिराज देख सकता था कि आरव पहले से ही अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा था और उससे कुछ भी अधिक मांगना संभव नहीं था। ड्रैगन बच्चे के जीवित रहने के लिए यह अनिवार्य था कि रक्त का बहना तुरंत रोका जाए, इसलिए चिराज ने रिया को मदद के लिए बुलाने का फैसला किया। तुम ड्रैगन बच्चे की माँ, बच्चे के घावों को ठीक करो, जल्दी करो। चिराज ने अपने चपटे कछुए जैसे हाथों से ताली बजाते हुए रिया को आदेश दिया। अपनी सुध बुद्ध खो चुकी ड्रैगन क्वीन ने इस बात की परवाह भी नहीं की कि उसे क्या कहकर बुलाया गया। उसने तुरंत एक उच्च स्तरीय उपचार मंत्र का उपयोग करके अपने बच्चे के शरीर के सभी घावों को कोमलता से भरना शुरू कर दिया। जैसे ही रिया ने ड्रैगन बच्चे के घावों को बंद किया, उपचार मंत्र ने धीरे धीरे बच्चे के आंतरिक घावों को भी भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बच्चे का शरीर अपनी चरम स्थिति में लौट रहा था। कबूम! ओह, भाग में जाओ! चिराज के घर पर एक बार फिर बिजली गिरी। जन्म से पहले उसके घर की रक्षा करने वाला बैरियर अब निष्क्रिय था, इसलिए बिजली ने सीधे उसकी गुफा से टकराने की धमकी दी। हालांकि अपने हाथ के एक इशारे से चिराज ने आने वाले हमले को अपने विनम्र निवास से टकराने से पहले ही बेअसर कर दिया। उसने ईश्वरीय दंड को एक मामूली असुविधा से बका कुछ नहीं समझा। यूनिवर्सल क्वीन देख रही थी, और भले ही उसे भाग्य के धागों का इस तरह बदलना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन कोई भी कानून नहीं टूटा था और अब उसके हस्तक्षेप करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। जिन नियमों से वह बनाई गई थी, उनसे बंधी हुई वह ब्रह्मांड के भविष्य के विध्वंसक को पुनर्जीवित होते हुए केवल चुपचाप देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। गाह रो! बच्चे के मुंह से एक छोटी सी दहाड़ निकली और उसने एक बार फिर अपनी आंखें खोल दी। ये देखकर रिया और आदित्य खुशी से झूम उठे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बच्चा जीवित था और एक बार फिर होश में था। अब वह अपने आप सांस लेने में पूरी तरह सक्षम थी, हालांकि उसका दिल अभी भी उद्देश्य के अनुसार काम नहीं कर रहा था और उसका जीवन रक्षक आरव का रक्त हेरफेर ही था। बच्चे ने सीधे आरव की आंखों में झांका। उसकी साफ काली आंखों में देखकर आरव का दिल भर आया। कोई शब्द नहीं बोला गया, लेकिन बच्चा अपनी जान बचाने की आरव की तीव्र भावना को महसूस कर सकता था। आरव ने इसी क्षण उसके हृदय पर एक गहरी छाप छोड़ दी। जल्द ही आरव के पैर कांपने लगे और खड़ा होना उसके लिए एक संघर्ष बन गया। उसका स्टेमिना बार 20% से नीचे गिर गया था और जल्द ही उसे स्टेमिना की कमी के कारण शरीर के हिलने डुलने में दिक्कत महसूस होने वाली थी। इसी क्षण रिया ने आरव के कम स्टेमिना को देखा और वो तुरंत हरकत में आ गई। तेजी से स्टेमिना खत्म होने के कारण आरव सफेद कागज की तरह पीला दिख रहा था। वह सिर से पैर तक पसीने में भीगा हुआ था और उसकी मांसपेशियां ऐंठ रही थीं। ड्रैगन क्वीन ने मानव रूप धारण किया। उसने अपनी इन्वेंट्री से एक मैक्स लेवल स्टैमिना जनरेशन पोशन निकाली और उसे कोमलता से आरव के होठों तक ले गई। जैसे ही आरव ने वह तरल पिया, उसे अपने शरीर में बिजली का झटका सा महसूस हुआ और उसका स्टैमिना तेजी से फिर से बनने लगा। आरव जो पोशन पी रहा था, वह ब्रह्मांड में उपलब्ध उच्चतम शुद्धता वाले स्टैमिना पोशन में से एक था, जिसकी एक बोतल की कीमत 10 बिलियन गोल्ड कॉइन से अधिक थी। फिर भी इस समय न तो उसे और न ही रिया को इसकी परवाह थी, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य बच्चे को बचाना था। एक साथ एड्रेनालाइन के 70 इंजेक्शन लगने जैसा महसूस करते हुए आरव ने नई ऊर्जा के साथ अपना कठिन काम जारी रखा।
इसी क्षण आखिरकार चिराज ने व्यक्तिगत कार्रवाई करने का फैसला किया। ठीक है, अब इसमें दर्द होगा, चिराज ने कहा। उसकी बात सुनकर बच्चे ने मासूमियत से अपनी मां की आंखों में देखा कि अब आगे क्या होने वाला है, और फिर पुष्टि के लिए आरव की आंखों में झांका। चिंता मत करो नन्हे, हम तुम्हें बचा लेंगे, आरव ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ड्रैगन बच्चे को आश्वासन मिला और वह उसे देखकर मुस्कुराने लगी। बच्चे के करीब आते हुए चिराज ने आरव से बच्चे के रक्तचाप को अभी के स्तर से 2 गुना बढ़ाने के लिए कहा, और फिर रक्त हेरफेर कौशल को रोकने और अपने हाथ हटाने के लिए कहा ताकि चिराज अपना काम कर सके। बूढ़े कछुए पर भरोसा करते हुए आरव ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था, और फिर कछुए को काम करने के लिए जगह देने के लिए पीछे हट गया। अब सब कुछ उस बूढ़े कछुए के हाथों में था। अगर आप लक्ष्या से पूछते कि वह चिराज द कावर्ड का वर्णन एक शब्द में कैसे करेगा, तो वह कहता क्रूर। चिराज को एक डरावना प्रतिद्वंद्वी माना जाता था क्योंकि उसका अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण था। डर, गुस्सा, गर्व, वासना उस आदमी पर कुछ भी काम नहीं करता था। वह हर लड़ाई अपनी गति से लड़ता था, अपनी जीत के समय भी कभी हमले के लिए जल्दबाजी नहीं करता था, और पासा पलटते ही पीछे हटने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करता था। कोई भी चिराज को वह करने के लिए उकसा नहीं सकता था जो वह नहीं करना चाहता था, और यही कारण था कि वह इतना दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। चिराज जानता था कि रिया के पास उसके विशाल आक्रमण मंत्रों में बिजली आधारित कौशल जरूर होंगे, लेकिन वह ये भी जानता था कि रिया में एक बच्चे के दिल पर बिजली से हमला करने की हिम्मत नहीं थी, जहां उसे चोट पहुंचने का जोखिम हो। लेकिन चिराज को ऐसी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। जैसे ही आरव ने अपने हाथ हटाए, चिराज ने अपनी उंगली सीधे बच्चे के दिल पर रखी और अपनी चाल थंडरशॉक का इस्तेमाल किया। बज जिज रा। ड्रैगन का बच्चा दर्द से कराह उठा। रिया ने चिराज का हाथ रोकने के लिए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही खुद को रोक लिया। थंडरशॉक टियर 2 का हमला था, और भले ही चिराज ने इसका बहुत ही नियंत्रित संस्करण इस्तेमाल किया था, लेकिन यह उस बच्चे के शरीर के लिए बहुत अधिक था जिसके अभी तराजू भी नहीं बने थे। हमले के बाद उसके दिल के ऊपर की काली त्वचा झुर्रीदार हो गई और कमरे में जलते हुए मांस की गंध फैल गई। दुर्भाग्य से पहली कोशिश काम नहीं आई। बच्चे का दिल अपने आप धड़कना शुरू नहीं हुआ। चिराज ने अपनी शक्ति को थोड़ा और बाया और दूसरा झटका दिया। थंडरशॉक रा। बच्चा और भी जोर से चिल्लाया, अपने हाथ पैर मारने लगा और अपनी पूंछ पटकने लगा। वह चिराज को काटना चाहता था, लेकिन उस बूढ़े कछुए की एक उंगली के वजन से बचने की उसमें शक्ति नहीं थी। खून की गंध एक बार फिर थके हुए आरव के नथुनों में समा गई। उस गंध का पीछा करते हुए उसने देखा कि ड्रैगन क्वीन अब अपने मानवीय रूप में के नाखून खुद के मांस में धंसे हुए थे, जिससे उसकी बांह से थोड़ा खून टपक रहा था। लानत है, मैं पागल हो जाऊंगा, आरव ने सोचा। उसके ड्रैगन रक्त की गंध ने आरव के दिमाग को रक्तपिपासा से सुन्न कर दिया था। वह इसी क्षण उसके मांस पर झपटना चाहता था। दुर्भाग्य से बच्चे के दिल को पुनर्जीवित करने का दूसरा प्रयास भी विफल रहा, और अब आरव द्वारा कृत्रिम रूप से रक्त पंप न किए जाने के कारण बच्चा तेजी से होश खोने लगा। ठीक है, अब करो या मरो का समय है, चिराज ने कहा। रिया डर के मारे चिल्ला पड़ी। उसकी राय में चिराज जो हमला अब तैयार कर रहा था, वह बच्चे के आंतरिक अंगों को भून देगा। उसने हताशा में चिराज को रोकने की कोशिश की। बैठो, चिराज ने कहा। उसका आभामंडल और अब पूरे कमरे में फैल गया, जिसने ड्रैगन क्वीन तक को एक पल के लिए बैठने पर मजबूर कर दिया, जबकि आरव और आदित्य को जमीन पर पटक दिया। थंडरशॉक, चिराज ने निडर होकर तीसरा झटका दिया। अब बच्चे का पेट काला होने के बावजूद स्पष्ट रूप से झुलसा हुआ दिख रहा था, और झुलसे हुए मांस की तीखी गंध पूरे कमरे में फैल गई थी। मेरा बच्चा, रिया रो पड़ी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह इसी वक्त चिराज की आंखें निकाल ले, लेकिन तभी वह ठिठक गई क्योंकि आखिरकार एक चमत्कार हुआ। चिराज के तीसरे और सबसे शक्तिशाली झटके के बाद बच्चे का दिल आखिरकार जीवित हो गया और धीरे धीरे धकने लगा। चैन हील। जैसे ही आरव को बच्चे के दिल के अंदर हलचल महसूस हुई, उसने बिना समय गंवाए उपचार मंत्र हीलिंग स्पेल डाल दिया। अपनी खुद की एचपी की कीमत पर भी उसने ड्रैगन के बच्चे को ठीक करने की कोशिश की। आरव की मदद के बाद बच्चे के दिल की धड़कन थोड़ी और मजबूत हो गई। जल्द ही रिया ने भी उसका अनुसरण किया और बच्चे पर उपचार मंत्रों की बौछार कर दी। सबने चिराज को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि बच्चे की धड़कन तेज होती जा रही थी। हालांकि कोई इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वे सभी जानते थे कि केवल चिराज जैसा क्रूर व्यक्ति ही तीसरा और सबसे शक्तिशाली थंडरशॉक देने की हिम्मत रख सकता था। जल्द ही बच्चा एक बार फिर रोने लगा, इस बार उस दर्द के कारण जिससे वह गुजर रहा था।
अब यूनिवर्सल क्वीन के पास इसके जन्म को स्वीकार करने और इसे वह सुरक्षा प्रदान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो ब्रह्मांड के हर नागरिक को सार्वभौमिक कानूनों के अनुसार मिलती है। सिस्टम अधिसूचना। बधाई हो, आपने एक बच्ची को जन्म दिया है। कृपया इसे एक अस्थायी नाम दें। एक सिस्टम अधिसूचना ने रिया को उसकी बच्ची की सफल जन्म की सूचना दी। ड्रैगन की रानी खुशी के आंसू रोते हुए अपने बच्चे को गले लगा लिया। बच्ची अपनी मां से सट गई, जबकि उस बोए कछुए की ओर नफरत भरी निगाहें डाल रही थी जिसने कुछ ही क्षण पहले उसे प्रताड़ित किया था। रिया लगातार उसके घावों को भर रही थी। मिरेकल, चमत्कार। मैं इसका नाम मिरेकल रखती हूँ, वह मेरा चमत्कार है, रिया ने कहा। सिस्टम ने उसकी पसंद को स्वीकार कर लिया और ड्रैगन बेबी को अस्थायी नाम मिरेकल दे दिया। ओह, ये खुशी मेरे संभालने के लिए बहुत ज्यादा है, आदित्य ने अपने चेहरे से गंदगी पोंछते हुए कहा और आरव को गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे बेरहमी से दुत्कार दिया गया। बच्चे के आंकड़े देखकर आरव के चेहरे पर भी एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी। बुनियादी जानकारी। नाम मिरेकल, अस्थायी। प्रजाति ब्लैक गोल्डन ड्रैगन। वर्ग क्लास कोई नहीं। संरेखण अलाइनमेंट तटस्थ। भाषा ड्रैकोनिक। स्तर 0-53%। टियर 0। सिस्टम टिप्पणी। गोल्डन ड्रैगन किंग और ब्लैक ड्रैगन क्वीन की संतान, जिसका जन्म ब्रह्मांड के यकीनन सबसे अच्छे आनुवंशिकी के साथ हुआ है। स्टैट्स कीवी अनंतता। स्वास्थ्य हेल्थ 450 1200। स्टेमिना 1000। एट्रीब्यूट्स स्ट्रेंथ 7। निपुणता 20। चपलता 15। कॉन्स्टिट्यूशन 120। इंटेलिजेंस 90। सहन शक्ति 70। बिना आवंटित एपी 0। बच्चे के आंकड़े देखकर आरव का दिमाग सुन्न हो गया। ये बच्चा प्रकृति का एक अजूबा था, जिसके आंकड़े लेवल 0 पर होने के बावजूद लेवल 25 के आरव के बराबर थे। लेकिन बच्चे के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह नहीं थी, सबसे चौंकाने वाली बात उसका कीवी आंकड़ा था। आरव ने अपनी आंखों को 2 बार मला जब उसने कीवी आंकड़ा देखा, जिसे वह अपने लिए हमेशा 0 देखने का आदी था। मिरेकल के लिए वह आंकड़ा एक अविश्वसनीय अनंत था। अनंत कीवी आंकड़े होने का आखिर क्या मतलब था? क्या कोई बिना कीवी की कमी महसूस किए सैकड़ों हजारों स्पेल्स चला सकता था? क्या ऐसे मंत्र जिनमें निरंतर ऊर्जा की खपत होती है, जैसे कि कीवी दीवार, कीवी वॉल या सुरक्षा कवच, बिना किसी दुष्प्रभाव के हमेशा के लिए बनाए रखे जा सकते थे? क्या कोई अपनी टीय सीमा से बहुत आगे के मंत्र पढ़ सकता था क्योंकि उसे रोकने के लिए कीवी की कोई ऊपरी सीमा ही नहीं थी? आरव के मन में मिरेकल का निरीक्षण करते समय ऐसे लाखों सवाल थे, लेकिन ब्रह्मांड में कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं जानता था, क्योंकि ब्रह्मांड में आज तक कोई भी अनंत की हुई आंकड़े के साथ पैदा नहीं हुआ था। आपकी पूरी मदद के लिए धन्यवाद, रिया ने समूह से सामान्य रूप से कहा। अपने बच्चे की जान सुरक्षित होने के बाद रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक मिलनसार हो गई थी और आरव तथा आदित्य के प्रति उसका व्यवहार नर्म हो गया था। मदद की बात है तो मुझे आपसे 2 चीजें चाहिए, चिराज ने कहा। उसने रिया के बच्चे को बचाने के बदले मिलने वाले एहसान को भुनाने में जरा भी समय नहीं गंवाया। रिया झिझक गई, उसे अब जाकर चिराज को दी गई अपनी शपथ की गंभीरता का एहसास हुआ। अगर चिराज चाहता तो वह उसे खुद ड्रैगन किंग की हत्या करने या ड्रैगन खजाने से बेशकीमती खजाना चुराने के लिए कह सकता था, और अपनी सोल ओथ के उल्लंघन से मरने के अलावा वह उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाती। उस घड़ी की घबराहट में रिया ने चिराज को 2 एहसानों का वादा किया था। हालांकि अब पीछे मुड़कर देखने पर उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। तुम क्या चाहते हो? रिया ने पूछा, उसकी आवाज फीकी और संदेहास्पद लग रही थी। चूंकि मैं एक महान व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक विकल्प दूंगा। तुम्हारा बच्चा मेरे शिष्य की सवारी बनेगा। असंभव। जैसे ही चिराज ने उसके बच्चे को एक नश्वर वैम्पायर की सवारी बनाने का प्रस्ताव रखा, रिया ने उसे तुरंत बीच में ही काट दिया। उसके बच्चे का गुलाम बनना उसके मर जाने से भी बदतर परिणाम था। रिया कभी भी इस शर्त को स्वीकार नहीं करने वाली थी। नारी, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मैं तुमसे या तुम्हारे ड्रैगन किंग से नहीं डरता। मैं तुम्हारे परदादा से भी ज्यादा समय से यहाँ हूँ और अभी बहुत लंबे समय तक रहूंगा। तुम्हारी इस कमजोर हालत में तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती और आत्मा की शपथ कोई हल्का मजाक नहीं है। अगर तुम मर गई तो भी तुम्हारा बच्चा मेरे शिष्य की सवारी ही बनेगा, और अगर तुम जीवित रहकर मेरी शर्त स्वीकार करती हो तो भी नतीजा वही होगा। इसलिए मेरी दयालुता के बीच में दोबारा मत बोलना, वरना कोई दया नहीं दिखाई जाएगी, चिराज ने कहा। और रिया ने लंबे समय बाद पहली बार अपनी रीढ़ में सिहरन महसूस की।
चिराज ने उसकी कमजोरी को कसकर पकड़ रखा था और उसकी हर बात पूरी तरह तार्किक थी। उसका बच्चा अपनी वर्तमान शक्ति के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराने के लायक नहीं था और रिया के बिना वह किसी न किसी तरह आरव का गुलाम बनकर ही रह जाता। इसका मतलब था कि अगर रिया अपनी शपथ तोड़कर मर भी जाती तो उसका कोई फायदा नहीं होता। तो या तो तुम्हारा बच्चा मेरे शिष्य की सवारी बनेगा या फिर हम उनके बीच बराबरी का अनुबंध करेंगे, जिससे दोनों एक दूसरे को युद्ध में मदद के लिए बुला सकेंगे और बुलाए जाने पर मदद स्वीकार करना या न करना बुलाए गए व्यक्ति पर निर्भर होगा। लेकिन इस दया की एक अतिरिक्त कीमत होगी। तुम्हें मेरे शिष्य की क्यूइनसो को ठीक करना होगा, उसे ड्रैगन का रूप धारण करना सिखाना होगा और उसे ड्रैगन के तौर तरीके सिखाने होंगे, चिराज ने कहा। रिया को महसूस हुआ कि उसका दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। वह बूढ़ा कछुआ एक शातिर कमीना था। उसने उसके बच्चे के भविष्य को सौदेबाजी के चिप की तरह इस्तेमाल किया। उसने ये सुनिश्चित किया कि रिया के पास केवल दूसरा विकल्प ही बचे और फिर चालाकी से उस दूसरे विकल्प के अंदर एक के बजाय 3 मांगे रख दी। रिया बस इतना नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा आरव जैसे कमजोर नश्वर के साथ जुड़े, लेकिन इस मामले में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। आरव को ऊपर से नीचे तक देखते हुए वह मान गई। हालांकि वह देख सकती थी कि लड़के का चरित्र अच्छा था, लेकिन वह उसे अपने बच्चे के साथ सोल बॉन्ड करने देने में सहज नहीं थी। इसका कोई बेहतर रास्ता होना चाहिए। अगर तुम्हें दौलत चाहिए, खजाना चाहिए या सेना, मैं तुम्हें कुछ भी दूंगी। मैं तुम्हारे लिए किसी की भी हत्या कर दूंगी। तुम्हें तुम्हारी मनचाही महिला दिलाने में मदद करूंगी और अगर तुम चाहो तो पूरी आकाशगंगाओं को जीतने में तुम्हारी मदद करूंगी। बस यह नहीं। रिया ने चिराज से गिड़गिड़ाते हुए रास्ता मांगा, लेकिन वह बूढ़ा कछुआ अधिक था। चुनो या मरो, उसने कहा। रिया को अपनी आत्मा के चारों ओर अनुबंध कसता हुआ महसूस हुआ। वह जानती थी कि अगर उसने अब चुनाव नहीं किया तो उसकी मृत्यु के बाद उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। आरव इस घटनाक्रम से दंग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। उसने चिराज को समझाने और इस पागलपन को रोकने के लिए कहने के बारे में सोचा, लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द भी बोल पाता, नोवा ने उसे रोक दिया। बच्चे, यह इकलौता अवसर तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। मुझ पर विश्वास करो, अगर तुमने आज इस सौदे को होने से रोका तो तुम जीवन भर पछताओगे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने भाग्यशाली हो कि चिराज जैसा बूढ़ा व्यक्ति तुम में व्यक्तिगत रुचि ले रहा है, जबकि उसे इसकी जरूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसका छात्र बनने के लिए अपनी दोनों किडनियां दे देता। फिर भी तुम उन अवसरों की कद्र नहीं कर रहे हो जो वह तुम्हें थाली में सजाकर दे रहा है। आज चुप रहो और सौदा होने दो। तुम्हारी नैतिकता से हम बाद में निपट लेंगे। नोवा की बातों ने आरव का गला रौंद दिया। वह शर्मिंदा और खामोश खड़ा रहा। रिया ने एक बार आरव और फिर अपने बच्चे की ओर देखा और अंत में हार मानकर चिराज के दूसरे एहसान को स्वीकार कर लिया।